निशा शहर में रहती थी, पर फिर भी उसे घर के सारे काम आते थे। ऐसे ही एक दिन निशा के घर कुछ मेहमान आते हैं और जब निशा की माँ उसे खाना बनाने को कहती है, तो वो खाने में दाल चावल भुजिया बनाती है। ये क्या बना दिया तूने? अरे, गांव से लोग आ रहे हैं, तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। अब क्या तू उन्हें दाल चावल खिलाएगी? वो लोग क्या कहेंगे? शहर में पूरा परिवार रहता है, फिर भी दाल भात भुजिया खाता है। माँ, गांव के लोगों को तो यही खाना पसंद होना चाहिए। अब देसी खाना खाने में कैसी शर्म। भले ही शहर में रह लूं, पर मैं तो चाहती हूँ कि मेरी शादी गांव में ही हो, ताकि शहरी लोगों की तरह मुझे खाना बनाने में तांड्रम न झेलना पड़े। आराम से मैं वहाँ रोज दाल चावल भुजिया बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी भी। तेरा कुछ नहीं हो सकता। हम शहर में रहकर अपनी बेटी की शादी गांव में कराएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था, पर तेरी जिद के आगे मुझे ये भी करना पड़ रहा है। क्या फायदा है हमारा शहर में रहने का? औरों के बच्चों को देखा है मैंने, उनके माँ बाप अगर अपने बच्चों की शादी गांव में भी करवाना चाहे ना, तो भी वो नहीं करते। और एक मेरी बेटी को देखो, जिसे शहर के लड़के को छोड़कर गांव के लड़कों को ही देखना है। निशा अपने परिवार के साथ शहर में रहती थी, पर उसका लगाव गांव से ज्यादा था। वो अक्सर अपने पिता के साथ गांव जाती और 6-6 महीने वहीं रह कर आती, जिस वजह से वो चाहती थी कि उसका ससुराल भी गांव में हो। और उसके कहने पर ही उसके घर वाले उसके लिए गांव का लड़का देखते हैं। कुछ ही देर में निशा घर आए मेहमानों को दाल भात भुजिया परोसती है। अरे वाह विनोद भैया, तुमने बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। शहरी लड़की इतनी संस्कारी मैंने पहली बार देखा है। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। तुम्हारी बेटी गांव में बड़े आराम से रह लेगी। शहरी खाना कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो, पर जब तक दाल भात भुजिया ना खा लें, पेट कहाँ भरता है। क्यों भाभी जी? भैया, हमारी बेटी ही चाहती है कि हम उसके लिए गांव का लड़का देखें, वरना इसके लिए तो शहरी रिश्ते आए थे। पर ये इसलिए शहर में शादी नहीं करना चाहती क्योंकि शहरी लोग इसे दाल भात नहीं खाने देंगे। वैसे आप किसी लड़के के बारे में बता रहे थे? अरे भाभी जी, गांव में मैंने हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। गांव में लड़के की सरकारी नौकरी है, छोटा सा परिवार है, माँ बहन साथ रहती है। बस बहन की उम्र भी शादी के लायक ही है। कुछ दिन में वो भी शादी करके चली जाएगी, तो हमारी बेटी घर में अकेली राज करेगी। रिश्ता तो काफी अच्छा है, बात करो ना भैया। विनोद फटाफट खाना खाकर लड़के की फोटो देखकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुरेश निशा का रिश्ता अतुल नाम के लड़के से करवा देता है। देखते ही देखते शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं और इसी बीच निशा की माँ निशा को कचौड़ी, डोसा, इडली, पिज्जा, बर्गर, मोमो जैसे और भी डिश बनाने सिखाती है। मैं जानती हूँ तू गांव जा रही है। गांव के लोगों को तो दाल भात भुजिया ही चाहिए होता है, पर मैं चाहती हूँ कि तू ये सब भी बनाना सीख ले, ताकि कभी तेरे घर मेहमान आए तो तू इन्हें शहरी खाना खिलाकर खुश कर दे। रहने दो माँ, मुझे नहीं सीखना और ना ही मुझे किसी को खुश करना है। बस मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश रहे मेरे हाथों का दाल भात खाकर। निशा की माँ निशा को और भी पकवान सिखाने की काफी कोशिश करती है, पर निशा सीखती नहीं। और शादी के एक हफ्ते पहले निशा बेटा, तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम दाल भात भुजिया के अलावा और कुछ बनाना नहीं जानती। अरे, तुम्हारी शादी गांव में हो रही है, जानती भी हो। गांव की लड़कियां घर के सारे काम के साथ साथ घर का खाना बनाना जानती हैं, बस शहरी खाना छोड़कर। अगर शहरी खाना बनाना नहीं सीखना है तो रोटी, सब्जी, पूरी, कचौरी ये सब बनाना सीख लो। पापा, ये सब तो गांव में तब बनता है ना जब घर में मेहमान आते हैं। बाकी दिन तो सब दाल चावल और भुजिया ही खाते हैं, इसलिए मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और रही मेहमानों की बात, तो मेरी सास जिंदा है और नंद भी। जब मेहमान आया करेंगे तो वो बना देंगे मेहमानों के लिए पूरी सब्जी। देख रहे हैं ना आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस लड़की का मैं क्या करूं। अगले हफ्ते इसकी शादी है और ये
सिर्फ अपने ससुराल वालों को दाल भात भुजिया खिलाने में लगी है। पता नहीं अपनी पहली रसोई में ये क्या करेगी। विनोद और माँ के समझाने पर भी निशा उनकी एक नहीं सुनती और अपनी जिद चलाती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते बहुत जल्द निशा की शादी हो जाती है। शादी के बाद निशा अपने ससुराल में जाती है, जहाँ उसका गृह प्रवेश उसकी सास आशा करवाती है। गृह प्रवेश के बाद काजल अपनी भाभी को देखकर आए मेहमानों से कहती है, मेरी भाभी तो शहरी है, जैसे भैया के दफ्तर में उनके दोस्त सैंडविच, सलाद, पनीर का पराठा, पिज्जा जैसी डिश लेकर आते हैं ना, वैसा ही लंच हमारी भाभी भी हमारे भैया के लिए पैक करेगी। हाँ हाँ बेटा, हम सब जानते हैं, तभी तो तुम्हारी माँ ने 10 लड़कियों को छांट कर इस लड़की को पसंद किया। पर एक बात अच्छे से जान लेना, भले ही सारी लड़कियां शहरी खाना बनाना जानती हो, पर वो घर के काम नहीं जानती। और कहीं ऐसा ना हो रोज शहरी खाना खा खा कर तुम बोर हो जाओ। अब रहने भी दो, तुम्हारी बातों से तो साफ पता चल रहा है कि तुम हमसे कितना जल रही हो। काजल, तू अपनी भाभी को उनके कमरे तक छोड़कर आ। बेचारी मेरी बहू कितना थक गई होगी। वैसे भी कल हमारी बहू की मुंह दिखाई है और फिर परसों उसकी पहली रसोई। आशा के कहने पर काजल अपनी भाभी को उनके कमरे तक छोड़ाती है। अगले ही दिन जहाँ सभी औरतें निशा को देख उसकी सुंदरता की काफी तारीफ करते हैं। आशा बहन, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए इतनी सुंदर बहू पाकर। अब तो तुम्हारा खानदान ही बदल जाएगा। वैसे सुंदर तो हमारी काजल भी बहुत है, पर तुम्हारी बहू ज्यादा सुंदर है। अरे आशा बहन तो शहरी बहू लेकर आई है, अब तो उनके घर में रोज शहरी खाना बनेगा। बहन, कभी हो सके तो हम पड़ोसियों को भी याद कर लेना। ये लोग कितनी बड़ी गलतफहमी में हैं कि मैं शहरी हूँ तो इंग्लिश शहरी खाना खिलाऊंगी। मुझे तो दाल भात भुजिया ही बनाना आता है और वही पसंद है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपनी पहली रसोई में भी वही बनाऊंगी, पर इन लोगों की उम्मीदें तो मुझसे कितनी ज्यादा हैं। माँ सही कह रही थी, मुझे कुछ शहरी खाना भी बनाना सीख लेना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से मेरी सास की इंसल्ट हो जाए। घर आए मेहमान और अपनी सास ननद की बातें सुन अब निशा को भी घबराहट हो जाती है। कुछ देर में मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है। जब निशा कमरे में अकेली बैठी होती है, अतुल उससे कहता है, क्या हुआ? तुम बड़ी परेशान लग रही हो। शादी की थकान ज्यादा हो गई है तो मुझे बता दो, मैं माँ से कह दूंगा कि तुम्हारी पहली रसोई फिर कभी कर दें। शादी की थकान तो हर किसी को होती है, पर शादी के बाद भी तो कुछ रीति रिवाज होते हैं ना, जिन्हें पूरा करना पड़ता है। वो भी बहुत जरूरी है और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। ससुराल में पहला दिन है और मैं किसी को जानती नहीं ना, बस इसलिए थोड़ी घबराहट सी हो रही है। निशा अपने पति से झूठ बोलकर सोने की कोशिश करती है, पर उसे सारी रात नींद ही नहीं आती और सुबह उठते ही वो रसोई में अपनी पहली रसोई के लिए चाउमीन मोमो बनाने जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, तुम सही कहती थी, गांव के लोगों को तो शहरी खाना बहुत पसंद है। अब तुम मुझे फोन पर बताओ कि मैं उनके लिए ये पिज्जा, मोमो, बर्गर, चाउमीन बनाऊं कैसे, क्योंकि मुझे तो दाल भात और भुजिया के अलावा कुछ आता ही नहीं है। निशा अपनी माँ से मदद लेती है, पर गांव में सही से नेटवर्क नहीं आते, जिस वजह से निशा की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और जगह देखकर वो दोबारा कॉल करती है तो उसकी कॉल ही नहीं लगती। मैंने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। गांव में शादी करके यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे तो आता है, मैं वही बनाऊंगी ना, चाहे उन्हें पसंद आए या ना आए। निशा अपनी माँ से बात नहीं कर पाती और उसे दाल चावल के अलावा और कुछ भी नहीं आता था, इसलिए अब अपनी पहली रसोई में वो दाल भात और भुजिया बनाती है। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार उठ जाता है और जब लोग खाने की टेबल पर दाल भात और भुजिया देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। भाभी, ये खाना तो हम रोज खाते हैं, आज आपकी पहली रसोई थी, आप शहर से आई हैं, कुछ शहरी खाना बना लेती। कैसे बना लेती बहू शहरी खाना?
तूने बताया था क्या हम लोग गांव के रहने वाले हैं। बहू को तो यही लगा होगा कि हम लोग यही खाएंगे, इसलिए बेचारी ने हमारी पसंद का बना दिया, दाल भात भुजिया। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मैं मेहमानों के मुंह से, आपके मुंह से, सभी के मुंह से बस एक ही बात सुन रही हूँ कि मैं आप लोगों को शहरी खाना खिलाऊं। पर माफ करना, मुझे दाल भात भुजिया के अलावा और कुछ भी नहीं आता। और मुझे दाल भात भुजिया बनाना और खाना इतना पसंद है कि मैंने अपनी पसंद से गांव में शादी की, ताकि मैं गांव में आराम से दाल भात और भुजिया बनाकर खुद भी खा सकूं और अपने ससुराल वालों को भी खिला सकूं। मेरी वजह से आपकी इच्छाएं मर गई। निशा, ऐसा क्यों बोलती हो तुम? हम इस घर में एक और नया सदस्य लेकर आए हैं, ना कि नौकर। तुम्हें जो बनाना आता है तुम वही बनाओ, हम वही प्यार से खाएंगे। क्यों माँ? अरे हाँ बहू, अपना मन क्यों छोटा करती है। ये सब खाना तो हम बाहर से भी मंगवा कर खा सकते हैं। मेरे बेटे की वैसे भी सरकारी नौकरी है, पैसे की क्या कमी है हमें। जैसे हम पहले खाते थे वैसे ही अब भी खाएंगे। इतना बोलकर पूरा परिवार हंसी खुशी निशा का बना हुआ हाथ का दाल चावल भुजिया खाता है और उसके खाने की काफी तारीफ करते हैं। कुछ दिनों बाद निशा अपने मायके जाती है, जहाँ वो इस बार रसोई में अपनी माँ से मोमो, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता बनाना सीखती है। ये कहानी है भारद्वाज हाउस की। कहने को तो इस परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। और ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ था। इस परिवार में दिखाने के लिए खुशियां तो बहुत थी, लेकिन असल में खुशियों का खा भी नहीं था, क्योंकि इस घर में बच्चा नहीं था। और ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपने दरवाजे के बाहर बैठी थी। तभी उसकी एक सहेली उसके पास आती है और उससे कहती है, सुमित्रा, क्या हुआ? तू इस तरह घर के बाहर क्यों बैठी है? कुछ नहीं, बस यूं ही घर में अकेली बोर हो रही थी, तो सोचा क्यों ना घर के बाहर ही बैठ जाऊं। वैसे भी गली के बच्चों को खेलता हुआ देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सुमित्रा, अगर ऐसी बात है तो तू मेरे घर आ जाया कर। वैसे भी मेरे घर में मेरी बहू की एक छोटी बेटी है, बहुत नटखट है वो। पर तू आएगी ना तो बहुत मजा आएगा उसे भी और तुझे भी। इस तरह दोनों आपस में थोड़ी देर तक बातें करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद सुमित्रा की सहेली अपने घर चली जाती है। शाम को जब सुमित्रा की बहू नेहा अपने पति विवेक के साथ घर आती है, तो वहाँ पर सास को अकेला बैठा देखकर उससे कहती है, माँ जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? अब अकेली ना बैठूं तो और क्या करूं? इतने बड़े घर में मेरे अलावा और है ही कौन? इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। तू है, तू भी ऑफिस चली जाती है, और विवेक है, वो भी अपने काम पर ध्यान दे रहा है। तो माँ जी, आप मुझे घुमा फिरा के बच्चे के लिए कह रही हैं। आप तो जानती हैं ना, मैं अपने करियर को लेके कितना पॉजिटिव हूँ। और तो और आप ये भी जानती हैं कि मैं बहुत जल्द ऊंचाइयों पे जाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने पिछले 7 साल से मेहनत करी है। अगर इस दौरान मैंने बच्चा कर लिया तो मेरा सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी चीजों को समझेंगी। सुमित्रा की उदासी भरे स्वर को सुनकर नेहा अपना सामान वहीं रख देती है और अपनी सास के पास बैठकर अपनी सास को हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमित्रा नहीं हंसती और वो अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मन नहीं लगता बिल्कुल भी। अकेले बाहर गली में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, वहाँ खेलते हुए बच्चों से थोड़ा मन बहल जाता है। वैसे भी अब मेरी उम्र पोते पोती को खिलाने की है। तुम दोनों इस घर के वारिस के बारे में क्यों नहीं सोचते? नेहा तो वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर बेचारी सुमित्रा चुप होकर टीवी देखने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुमित्रा का अकेलापन ही बढ़ता जा रहा था। और ऐसी ही देर शाम नेहा और विवेक घर आते हैं, जहाँ वो इतने बड़े घर को खाली देखते हैं। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? नेहा, माँ कहाँ है? विवेक, मुझे क्या पता, मैं भी तुम्हारे साथ ही आ रही हूँ। एक तो पता नहीं माँ जी कहाँ कहाँ गायब हो जाती हैं। शाम से रात हो चुकी थी, लेकिन सुमित्रा अब घर पर नहीं आई।
सुमित्रा की चिंता में विवेक और नेहा हर जगह अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछ रहे थे कि कहीं उनकी माँ उनके घर पर तो नहीं चली गई। लेकिन तभी सुमित्रा को एक छोटे बच्ची को अपनी गोद में लिए हुए घर आता हुआ वो देखते हैं और वो उसके साथ वहीं पर खेलने लगती है। ये देखकर नेहा और विवेक एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, जिसके बाद माँ इतनी रात हो चुकी है, कहाँ से आ रही हैं आप? और ये बच्चा किसका है? ये पड़ोस वाली की पोती है। देख कितनी सुंदर है। तुझे पता है, बहुत शरारती है ये, लेकिन इसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। अपनी माँ का ये खिलखिला बर्ताव देखकर कहीं ना कहीं विवेक को भी अच्छा लगता है और वो भी उस बच्ची के साथ खेलने लगता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब नेहा और विवेक को भी समझ आ रहा था कि सुमित्रा की बढ़ती उम्र के साथ वो अकेलापन महसूस कर रही थी। इसलिए नेहा और विवेक ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ के साथ समय बिताने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन संडे का दिन था। सभी लोग घर में थे, लेकिन नेहा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश देखकर विवेक तुरंत उसे कमरे में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। मिस्टर विवेक, घबराने या डरने की कोई भी बात नहीं है। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। डॉक्टर के मुंह से नेहा की प्रेगनेंसी की बात सुनकर विवेक तो मानो खुशी से फूला नहीं समाता और वो ये खुशी अपनी माँ को सुनाने के लिए जाता है। माँ 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 माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, जिस आस में इतने सालों से आप बैठी हो ना, वो पूरा होने वाला है। विवेक, ये क्या बोल रहा है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधे सीधे बता, क्या बात है? बहू की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, नेहा की तबीयत ठीक है, लेकिन बात ना खुशखबरी वाली है। आपको पता है, आप ना दादी बनने वाली हो और मैं बाप। विवेक के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुमित्रा भी काफी खुश होती है और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देती है। लेकिन नेहा इस खुशखबरी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने करियर में कुछ करना चाहती थी और करियर में कुछ करने के लिए उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए था। यार विवेक, मुझे अपने करियर में कुछ करना है। हाँ तो करो ना, किसने मना किया है? लेकिन इस बच्चे के साथ मैं अपना करियर पे कैसे ध्यान दूंगी? नेहा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। विवेक, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करवा देती हूँ। यार, अगर मैं इस हालत में रहूंगी ना, तो मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। यार कैसी बात कर रही हो तुम माँ बनने वाली हो, तुम वर्क फ्रॉम होम भी तो ले सकती हो, वो लोग दे देंगे। यार तुम्हें जो भी करना है घर से करो ना, तुम्हें दिक्कत ही क्या है? पर विवेक, मैं नहीं कर सकती घर से काम, क्योंकि मुझसे नहीं होगा ऑफिस का काम घर बैठे बैठे। तो कान खोल के तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बच्चा मुझे चाहिए अपनी माँ के लिए, तो ये बच्चा जन्म लेगा, समझी तुम? शादी को 7 साल हो गए, तुमने कहा बच्चा नहीं चाहिए, तो मैंने बच्चे के लिए कभी जिद भी नहीं की। लेकिन अब बहुत हो गया है। अब मुझे और मेरी माँ को इस घर का वारिस चाहिए, तो ये बच्चा जन्म लेगा। अगर तुमने इस बच्चे को अडॉप्ट किया ना, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा। विवेक अपनी पूरी बात करके वहाँ से चला जाता है और इस तरह नेहा उस बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवा पाती। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ 7वां महीना भी चढ़ जाता है और नेहा अपनी इस अनवांटेड प्रेगनेंसी से बहुत ही परेशान थी। लेकिन वो भी इस बच्चे की इच्छा में खुद का ख्याल रखने लगती है और देखते ही देखते नेहा को एक प्यारा सा बेटा होता है और वो बहुत जल्द अपना बेटा लेकर घर आ जाती है। मेरा पोता कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। माँ, सही कहा आपने, ये मेरा राजकुमार है, बिल्कुल मुझ पे गया है। इसको तो मैं सराखों पर बिठा के रखूंगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा इसे। अब आप लोग ऐसे ही देखते रहोगे या इसको इसकी माँ के गोद में भी दोगे? क्या कहा तुमने? तुम्हें बच्चा दूं? क्यों दूं? अरे तुम तो अडॉप्ट करना चाहती थी, अब क्यों मांग रही हो? कौन सा हक जमा रही हो? क्या बहू, ये विवेक क्या बोल रहा है? हाँ माँ जी, विवेक बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन जब मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा तो मेरी ममता उसके लिए जाग गई। माँ तो माँ होती है ना। विवेक, मुझे मेरा बेटा दे दो। नेहा को अपने बच्चे से प्यार हो चुका था, उसके अंदर की ममता जाग चुकी थी। वो अपने बेटे के लिए करियर छोड़ने के लिए भी तैयार थी। ये देखकर विवेक उसे बहुत सपोर्ट करता है, घर रहकर ही उसे काम करने को कहता है। नेहा भी ऐसा ही करती है जैसा विवेक कहता है और इस तरह नेहा अपने करियर में ध्यान भी लगा पाती है और अपने बेटे के साथ भी रहती है और इस तरह से सुमित्रा को इकलौता वारिस मिल जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मतलब नहीं खाऊंगी। निशा बहुत ही जिद्दी किस्म की औरत थी और वो अपनी बात मनवाने के लिए
हमेशा खाना ना खाने की धमकी दिया करती थी, तो वहीं बेचारा उसका पति रोहित ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाया करता था और उसकी जिद को पूरा कर दिया करता था। एक शाम निशा अपने पति रोहित को फोन करती है। रोहित ऑफिस में था और रोहित निशा का फोन उठाकर बोलता है। क्या बात है निशा, क्यों फोन किया तुमने? रोहित, वो आज ना माँ जी का फास्ट है, तो मैं सोच रही हूँ ना क्यों ना आज हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खा ले, क्योंकि मेरा खाना बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अरे नहीं नहीं निशा, मेरा बाहर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम घर पर सिंपल सी दाल चावल बना दो, मैं वही खा लूंगा। अरे तुम्हारा मन नहीं है तो उससे मुझे क्या, मेरा तो मन है ना बाहर खाना खाने का। अरे यार, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है ना कि अभी पैसों को लेकर कितनी दिक्कत चल रही है, और बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने का मतलब है 5 से 6 हजार तक का बिल आ जाएगा, और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या यार, तुम जिंदगी भर मिडिल क्लास ही रहोगे। अरे कभी तो ऊपर उठने की कोशिश करो। जिंदगी भर छोटा ही सोचोगे ना तो छोटे ही बनकर रह जाओगे। देखो, फालतू की बकवास मत करो। तुमसे जितना बोला जाए तुम उतना करो। अपने लिए और मेरे लिए दाल चावल बना लो, हम वहीं खाएंगे। हाँ तो तुम भी मेरी सुन लो, मैं तुम्हारे लिए दाल चावल बना दूंगी, लेकिन खुद के खाने के लिए नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब तक तुम मुझे बाहर खाना खाने के लिए नहीं लेके जाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस नहीं खाऊंगी। निशा, क्यों बच्चों जैसी जिद कर रही हो यार? तुम्हें पता है ना यहाँ पर अभी कितना प्रेशर है काम का, और एक तुम हो की। देखो मर्जी तुम्हारी है, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए दाल चावल बना दूंगी, पर अपने लिए खाना बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। निशा रोहित से जिद करने लगती है और खाना न खाने की धमकी देती है। निशा अच्छे से जानती थी कि उसकी ये धमकी उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसका पति मजबूरन उसकी जिद को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही होता है। रोहित निशा को बाहर खाना खिलाने ले जाने के लिए हाँ बोल देता है। निशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने कमरे में जाकर तैयार होती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बहू रानी? माँ जी, आज तो आपका व्रत है ना, तो आप तो खाना खाओगी नहीं, इसीलिए मैं और रोहित बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अरे बेटा, तुझे पता है ना अभी घर के हालात ही ठीक नहीं है। 2 महीने से सैलरी होल्ड पे हो रखी है, और एक तू है कि जब देखो बाहर का खाना खाना है, ये लेना है, वो लेना है। माँ जी, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ ना अपने पति से बोलती हूँ, फिर दूसरों को तकलीफ क्यों हो रही है? जब मेरा पति मेरे ऊपर पैसे खर्च करने को तैयार है, अरे तो फिर आपको क्या दिक्कत है? अरे क्यों दिक्कत ना हो? मेरे बेटे को दिक्कत होगी तो मुझे भी तो होगी ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये आपका बेटा बाद में है, पहले मेरा पति है, और एक पति का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे। अरे बीवी का भी तो फर्ज होता है कि पति को समझे, उसकी बात सुने, और वो जिस हालात से गुजर रहा है उसको समझे। देखो माँ जी, आप अपने काम से मतलब रखो। आपसे मैं पैसे नहीं ले रही हूँ ना, और ना ही मेरे पति ने आपसे पैसे मांगे हैं। मेरा पति अपनी कमाई से मुझे बाहर खाना खाने के लिए ले जा रहा है, तो आप बीच में ना ही बोलो ना, तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। निशा अपनी सास से झगड़ा करना शुरू कर देती है, जिसके बाद सास खुद अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रोहित ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर बाहर खाना खाने जाते हैं। एक दिन रोहित अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है और निशा ऑनलाइन अपने फोन में कुछ देख रही होती है। रोहित, ये वाली ड्रेस देखो कितनी प्यारी है ना, वो भी सिर्फ 5,000 की है। तुम अभी मेरे फोन पर पेमेंट कर दो ना, मैं अभी के अभी से खरीदना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है निशा। तुम्हें पता है कि मेरी 2 महीने की सैलरी होल्ड पर है, और ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से किसी भी वर्कर को सैलरी नहीं मिली है अभी तक, और तुम हो कि जब देखो बस फालतू का ड्रामा लेकर बैठ जाती हो। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ? ठीक है, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। जब तक तुम मुझे ड्रेस नहीं दिलाओगे ना, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हें ड्रेस दिलाने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम्हें ड्रेस जरूर दिला दूंगा। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। निशा बार बार अपने पति को खाना न खाने की धमकी देती और उसका पति उसकी जिद पूरी कर दिया करता, जिस वजह से निशा अपनी जिद को अपनी आदत बना लेती है। ऐसे ही एक दिन
सास अपने बेटे से कहती है। रोहित बेटा सुन तो, मुझे तुझसे बात करनी थी। हाँ माँ बोलो, आखिर क्या बात है? बेटा देख, मैं देख रही हूँ तू कितने दिनों से परेशान है। सब ठीक तो है ना? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ। क्या बताऊँ माँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। एक मेरी बीवी है जो मेरी सिचुएशन को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करती है। आए दिन किसी ना किसी चीज़ को लेकर जिद करने लगती है। अब उसे कैसे समझाऊं कि मैं अभी किन हालातों से गुजर रहा हूँ। अरे गलती भी तो तेरी है, बहू को दोष देने से क्या ही होगा। अगर माँ बाप बच्चे की ना हर जिद पूरी करते हैं ना, तो बच्चे ना ऐसे ही बिगड़ते हैं। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, वैसे तेरी पत्नी भी जिद करती है। और एक तू है जो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहता है। गलती इसमें तेरी ही है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लगता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे करके निशा की आदत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। रोहित अपनी माँ की बात समझ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद निशा रोहित से कहती है। रोहित, तुम्हें पता है मेरी जो फ्रेंड है ना अंजलि, उसके पति ने आज उसे गोल्ड के झुमके गिफ्ट किए हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि तुम भी मुझे गोल्ड के झुमके गिफ्ट कर दो ना। इसलिए गिफ्ट कर दूं? अभी ना तो तुम्हारा बर्थडे है, ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, फिर क्यों बेकार में पैसे वेस्ट करूं? और वैसे भी मुझे जब गिफ्ट देना होगा तब मैं अपनी मर्जी से दे दूंगा। तुम्हारी फ्रेंड के हस्बैंड ने उसे गिफ्ट दिया है, तो मैं क्यों किसी और को देखूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रोहित? तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी जिद्दी हूँ, और अगर मेरी जिद पूरी ना हो ना तो मैं खाना नहीं खाती। अरे तो मत खाओ, तुम्हारी भूख तुम्हारा पेट, जब तुम्हारा मन करे तुम खाओ, मैंने तुम्हें थोड़ी ना रोका है। रोहित, इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हें मेरे खाने और ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, मर्जी तुम्हारी। तुम्हें अगर खाना है तो खाओ और नहीं खाना है तो मत खाओ। मैंने तुम्हें रोका नहीं है खाना खाने से, और वैसे भी खाना बांटने वाली तो तुम हो नहीं। तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। ठीक है, फिर मेरी भी सुन लो। जब तक तुम मुझे गोल्ड के झुमके गिफ्ट नहीं करोगे ना, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर तो तुम ऐसे ही भूखी रह जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें गोल्ड के झुमके गिफ्ट करने वाला नहीं हूँ। निशा भी पूरी तरह से जिद में थी। ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। रात को रोहित अपनी माँ के साथ खाना खा रहा होता है। तभी सास अपनी बहू को खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन बहू पूरे तरीके से जिद में होती है। माँ जी, आपको खाना है ना तो खा लीजिए, मुझे नहीं खाना। सास फिर भी उसे बार बार खाना पूछती है, लेकिन रोहित अपनी मस्ती में मगन खाना खाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सास भी चली जाती है और बेचारी निशा अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठी रह जाती है। हाँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, पर क्या करूं? ये रोहित है ना कि मेरी जिद पूरी ही नहीं कर रहे हैं। अब लग रहा है मेरा पति पूरी तरीके से बदल चुका है। ऐसे ही करीबन रात के 12 बज जाते हैं। निशा का पूरा परिवार सो जाता है और निशा चोरी छुपे किचन में जाकर खाना खाने लगती है। तभी वहाँ रोहित आ जाता है और रोहित निशा को खाना खाते पकड़कर बोलता है। तो ये है तुम्हारी हकीकत। तुम अपनी जिद को पूरा करवाने के लिए मुझे बार बार ना खाना खाने की धमकी दे रही थी। अब मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो। तुम आज के बाद मुझे अपनी कोई भी परेशानी नहीं बताओगी, और मैं तुम्हारी कोई भी जिद नहीं सुनने वाला हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करना है। मैं आज के बाद से कोई भी जिद तुम्हारी पूरी नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है, जैसा करना है, जितनी जिद करनी है तुम वैसे करो। चाहे खाना मत खाओ, चाहे खाओ, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी जिद की पूर्ति नहीं करूँगा। रोहित के इस कड़वे शब्द से निशा को समझ आ जाता है कि अब उसका पति उसके धमकी देने पर उसकी जिद पूरी नहीं करेगा। इसीलिए फिर दोबारा वो मैं खाना नहीं खाऊंगी की जिद कभी नहीं करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।